Assalamu alaikum, dear viewers. As you know, we are discussing the democratic rights, and in democratic rights, we are discussing the fundamental rights that has been granted by the Indian Constitution. और फंडामेंटल राइट्स में हमने राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द जिसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। तो आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये राइट टू फ्रीडम को एक्सप्रेस करता है। और आर्टिकल 19 गारंटी इट गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि इसमें देयर आर 6 फ्रीडम्स, 6 राइट्स। तो इसमें राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 जो है, इसमें उन 6 फ्रीडम्स, उन 6 राइट्स की प्रोटेक्शन है, उनको गारंटी करता है। बट द थिंग इज़ दैट ये जो 6 फ्रीडम्स हैं, 6 राइट्स जो है, which comes under article 19 of the Indian Constitution, these fundamental rights, these freedoms are available to the citizens of the state। खाली जो शहरी है किसी स्टेट के, फॉर एग्जांपल आई मीन टू से इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, 6 फंडामेंटल राइट जो हैं, ये जो आर्टिकल 19 गारंटी करता है, ये उनके लिए अवेलेबल है। तो इसमें पहला जो फंडामेंटल राइट आता है, जिसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो पहला जो राइट आर्टिकल 19 गारंटी करता है, आर्टिकल 19 जो कन्फर करता है, आर्टिकल 19 जो देता है, जो पहला राइट इसमें है, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको लिखने की आज़ादी है। यानी आपको एक हक दिया गया है दैट यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज़, you can express your opinions, you can express your beliefs, convictions, and you can express these things freely by word of mouth, writing, printing, picture, or in any other form। तो आपको लिखने की आज़ादी है, आपको कहने की आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फंडामेंटल राइट आपको दिया है, आर्टिकल 19 में एक फ्रीडम दिया है, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने की आज़ादी है, आपको लबकुशाई की आज़ादी है, आपको कहने की आज़ादी है। यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज़। आपको अपनी ओपिनियन को ही रखनी होगी, अपनी व्यू रखनी होगी, आपको आज़ादी है। आपकी कोई बिलीफ है, आपकी कोई कन्विक्शन है, यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस दोज थिंग्स बाय वे ऑफ माउथ। आप मुंह से बोल सकते हैं, आप राइटिंग में भी आप लिख सकते हैं, आप प्रिंटिंग में कोई पेंटिंग आप बना सकते हैं, या आप अखबार में लिख सकते हैं, आप फेसबुक पे लिख सकते हैं, आप किसी भी मीडिया पे आप लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको बोलने की आज़ादी है। लेकिन इसमें स्टेट ने कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं, यानी कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस इस राइट के आगे लगी हुई है। ठीक है, आप उतना ही कह सकते हो कि कहीं आपका ये कहना हिंदुस्तान की स्टेट की इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ तो मत है। आप स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, आप स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं लिख सकते, आप सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को मद्देनज़र रख सकते हैं। आप फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी राइटिंग में नहीं कर सकते हैं। गोया कि आपको ठीक है आज़ादी है, लेकिन आपको आज़ादी जो है लिखने की, बोलने की, ये किसी लिमिट तक है।
यानी इसका एक लिमिट है, आप उससे आगे नहीं जा सकते। वो लिमिट क्या है? आप हिंदुस्तान की सवर्निटी, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसी बात नहीं कह सकते हो जिससे हिंदुस्तान की सवर्निटी या इंटीग्रिटी या हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको कोई असर पड़े। तो आप उतना ही कह सकते हो जितना आपको फ्रीडम दी गई हो। सो देयर आर सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विच आर इम्पोज्ड, विच आर रिटन इन फ्रंट ऑफ दिस इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। गोया कि आपको आज़ादी है कहने की, लिखने की, लेकिन ये आज़ादी किसी हद तक महदूद है, आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो फ्रीडम आर्टिकल 90 गारंटी करता है, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ असेंबली। आपको जमा होने का हक है, यानी आपको जमा होने का हक है। आप किसी भी जगह जमा हो सकते हो, यानी आप जमा हो इसलिए हो सकते हो, चाहे आपको अपनी कोई बात कहनी हो, चाहे आपको कोई पब्लिक दरबार करना हो, चाहे आपको पब्लिक कोई मीटिंग करनी हो, चाहे आपको कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करनी हो, या आपको कोई जुलूस जलसा निकालना हो। यानी आपको आज़ादी इन चीज़ों की दी गई है। आप अपना प्रोटेस्ट भी ज़ाहिर कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे लगेगा कि ज़्यादती हो रही है आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, बट द प्रोटेस्ट जो आप प्रोटेस्ट करेंगे इट शुड बी पीसफुल, इट शुड बी विदाउट आर्म्स। ये जो आप कहीं पे मिलेंगे एंड इट योर असेंबलेंस, जो आप कहीं पे मिल रहे हो, ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। ये इससे कहीं पे पब्लिक ऑर्डर ना वायलेट हो, इससे कहीं पब्लिक पीस ना ब्रीच हो, तो इन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना होगा। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली आपको बिल्कुल इकट्ठे होने का हक दिया गया है, आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक दिया गया है, आपको एक जगह जमा होने के लिए मीटिंग करने का हक दिया गया है, डिमॉन्स्ट्रेशन करने का हक दिया गया है। लेकिन इस फ्रीडम ऑफ असेंबल के आगे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस ये है कि आप कहीं पे अगर जमा हो जाएंगे तो जमा होने के बाद आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को असर पड़े। आप कोई ऐसी आप विद आर्म्स नहीं जमा हो सकते हैं, आप कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं, यानी आप कोई अमन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी होंगी जब आप किसी जगह पे जमा हो सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली आपको आज़ादी दी गई है, आपको हक है किसी जगह पे प्रोटेस्ट करने की, मिलने की, आपको असेंबल होने की, या आपको मीटिंग करने का हक दिया गया, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करने का हक दिया गया है विद सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप यूजुअली आप देखते हो, कभी कभार कहते हैं कि रेडियो पे आपने सुना होगा या टीवी पे, अखबार में या फेसबुक या किसी और जगह कहते हैं कि सेक्शन 144 हैज़ बीन इम्पोज्ड। सेक्शन 144 दफ़ा 144 सीआरपीसी लगा दिया गया है। व्हाट इज़ दफ़ा 144 क्या है? व्हाट इज़ सेक्शन 144 सीपीसी? इट सेज दैट दफ़ा 144 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये मजिस्ट्रेट जो होता है वहाँ का डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो दफ़ा 144 लगाता है। वो कहता है कि मोर देन 5 पर्सन दे कैन नॉट असेंबल एट एनी पर्सन, एक जगह वो नहीं मिल सकते हैं, या वो कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं, या कोई प्रोसेशन नहीं निकाल सकते हैं इफ़ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ, health or safety, or a disturbance to the public tranquility, or a right or an affray. सो ये दूसरा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसी तरह से तीसरा फ्रीडम जो है जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज़ दिस फ्रीडम? तो ये कहता है ऑल द सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। वो एसोसिएशन बना सकते हैं, वो कोई जमात बना सकते हैं, वो कोई यूनियन बना सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि टीचर्स का होता है, टीचर्स फोरम होता है, दिस इज़ एन एसोसिएशन। इसी तरह से ट्रेड यूनियंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट है, कहीं पे बाज़ार है, तो इनका एक यूनियन होता है जिसको हम कहते हैं मार्केट यूनियन या ट्रेड यूनियन। तो इस ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट भी होता है। इसी तरह से हर जो भी कोई, चाहे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो, चाहे बेरोज़गार हो, इसी तरह स्टूडेंट्स का एक यूनियन होता है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स यूनियन जिसको हम कहते हैं। तो आपको ये राइट दिया गया है, दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट। आप
आप यूनियन बना सकते हैं, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, आप कंपनी बना सकते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, आप सोसाइटी बना सकते हैं, आप क्लब बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, या कोई भी अदर बॉडी ऑफ पर्सन्स आप बना सकते हैं. So this is not only this right, it not only includes the right to start an association or union, but it also to continue with the association or union as such. Further, it covers the negative right of not to form or join an association or यूनियन. तो लेकिन यहाँ पे भी कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं. आप एसोसिएशन बनाते हो, आप यूनियन बनाते हो, लेकिन ये एसोसिएशन जो यूनियन आप बनाते हो, कहीं ये यूनियन और एसोसिएशन जो है, इट शुड नॉट वर्क अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ये सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप उसके खिलाफ नहीं कोई बात कर सकते हो, कोई एसोसिएशन बना सकते हो, कोई यूनियन बना सकते हो, या कोई पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी कहीं पे वायलेट ना हो आप इस यूनियन की वजह से. तो ये जो है राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें एक हक दिया गया है आपको. आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, आप कोई यूनियन बना सकते हो, कोई कंपनी, कोई फर्म, बट द थिंग इज़ दैट दिस एसोसिएशन और यूनियन इट शुड नॉट वर्क अगेंस्ट द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया. इसी तरह से एक और फ्रीडम दिया गया है अंडर आर्टिकल 19, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ movement. This freedom confers, it entitles every citizen to move entirely throughout the India freely without any restriction. यानी आप हिंदुस्तान के किसी भी जगह में आप घूम सकते हो, आप जा सकते हो. तो आपको एक आज़ादी दी गई है. दैट फ्रीडम एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री. ही कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्टेट विद इन द स्टेट और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो जा सकता है. बट तो इसका मकसद जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, दिस द पर्पस ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज़ टू प्रमोट द नेशनल फीलिंग, एक नेशनल फीलिंग को उजागर करना कि आप अपने देश को देख सकते हैं, आप इंडिया को देख सकते हैं, आप बाकी स्टेट्स को देख सकते हैं, वहाँ के कल्चर्स को देख सकते हैं. सो दिस इज़ एन a sort of a national feeling that emerges when you go through one place to another place. However, इसको भी कुछ reasonable restrictions impose किए गए हैं. The first reasonable restriction is that you can move only in the interest of the general public, and the protection of the interests of any scheduled tribe has to be keep into consideration. For example, आप किसी ऐसी एरिया में नहीं जा सकते हो, by the restrictions have been given by the local tribe, कि वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होगी, तो आप वहाँ पे आउटसाइडर्स वहाँ पे जाएंगे, यू हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड. तो इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं. तो आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप घूम सकते हो, आप किसी भी जगह जा सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कि आप किसी ऐसे एरिया में नहीं जा सकते हैं वायर इट हैज़ बीन बॉर्ड टू मूव. कोई ट्राइबल एरिया है जहाँ पे ये ऑलरेडी बताया गया है कि आप नहीं जा सकते हैं, तो उसके तहत उस दिस सॉर्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वायर यू कैन नॉट मूव टू दैट प्लेस. इसी तरह से एक और फ्रीडम है जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस. फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस मीन्स यू हैव एवरी राइट, आपको हक दिया गया है, आप किसी भी जगह जा सकते हैं, आप किसी भी जगह रह सकते हैं. तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जहाँ मर्ज़ी है. फॉर एग्ज़ाम्पल जम्मू कश्मीर के बंदे को मर्ज़ी है वो दिल्ली में रहे, तो ही हैज़ एवरी राइट टू reside in that place. So every citizen has a right to reside and settle in any part of the territory of the country. इसके दो parts हैं. To reside, right to reside in any part of the country, which means to stay at any place temporarily, or right to settle in any part of the country, which means to set up a home or domicile at any place permanently. आप temporary भी रह सकते हो, आप permanent भी रह सकते हो, आपको आज़ादी है, आप किसी भी जगह जा सकते हो और रह सकते हो. आप चाहोगे दिल्ली में रहना तो दिल्ली में रह सकते हो, आप या दिल्ली का चाहेगा किसी मुंबई में रहना तो रह सकता है, अरुणाचल प्रदेश का चाहेगा दिल्ली में रहने के लिए तो रह सकता है. सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन
दैट इज़ जो रेजिडेंस है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू द रेजिडेंस, आप रह सकते हैं। लेकिन खाली परमानेंट रेजिडेंस जो था वो जम्मू कश्मीर में नहीं था, कोई बाहर का यहाँ पे नहीं रह सकता था जम्मू कश्मीर के स्टेट में। लेकिन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 एंड 35A ऑन द 5th ऑफ अगस्त 2019, तो वो राइट जो है, जो परमानेंट राइट था कि यहाँ पे कोई और नहीं रह सकता है अंडर आर्टिकल 35A, दैट हैज़ बीन एब्रोगेटेड। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी इस वक्त है, यहाँ पे कोई भी रह सकता है, बाहर का कोई भी यहाँ पे रह सकता है। तो इसी तरह से एक और फ्रीडम है जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस प्रोफेशन। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन दैट हैज़ ऑलरेडी आल्सो ग्रांटेड बाय द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका क्या मतलब है? ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको आज़ादी है। कोई चाहेगा मैं डॉक्टर बनूँ, वो डॉक्टर बन सकता है। कोई चाहेगा मैं लॉयर बन सक वो लॉयर। कोई चाहेगा मैं इंजीनियर, वो इंजीनियर बन सकता है। या कोई बंदा चाहेगा कि मुझे कोई ऑक्यूपेशन करनी है, मुझे फार्मिंग करनी है, वो तो फार्मिंग कर सकता है। कोई चाहेगा कि मैं बिज़नेस करूं, ट्रेड करूं, वो ट्रेड कर सकता है। तो हर किसी को आज़ादी है अकॉर्डिंग टू हिज विश, अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, वो कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, उसको आज़ादी है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ही कैन लिव एनी वायर, ही कैन डू एनी प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, अकॉर्डिंग टू हिज विम। तो इसी तरह से दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फ्रीडम। इसी तरह से मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा बहुत मैं टच करूँगा लिटिल बिट अबाउट आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दैट इज़ आर्टिकल 21 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं राइट टू लाइफ, यानी जीने का हक। आपको जीने का हक है, आपको ज़िंदगी गुजारने का हक है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो ये जो राइट है ये सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स के भी अवेलेबल है। तो अल्लाह ताला ने आपको एक अहम चीज़ बख्शी है, दैट इज़ ज़िंदगी, दैट इज़ लाइफ। सो नो बडी इज़ ऑथोराइज्ड टू टेक योर लाइफ एक्सेप्ट गॉड। तो कोई बंदा आपसे ये एक खूबसूरत तोहफ़ा जो आपको अल्लाह ने दिया है, दैट इज़ द लाइफ, तो कोई भी बंदा, किसी बंदे को हक नहीं है कि वो आपसे आपकी ज़िंदगी छीन सके। तो हक नहीं है किसी बंदे को कि आपसे वो आपकी ज़िंदगी छीन सके, एक्सेप्ट ओनली ये अल्लाह का तोहफ़ा है और उसी की अमानत है। वो जब चाहे दे सकता है, वो जब चाहे ले सकता है। एक्सेप्ट गॉड, किसी को ये दुनिया में किसी बंदे को ये हक नहीं दिया गया है कि वो आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को आपसे छीन सके। तो राइट टू लाइफ जो है एक बुनियादी हुकूक है, दिस अ फंडामेंटल राइट। ज़िंदगी एक बुनियादी हुकूक है, तो इस ज़िंदगी को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन ये राइट टू लाइफ हम किसको कहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस आए, जैसे कि एक गोपालन केस आया, उसके बाद बहुत सारे केसेस आए, जैसे कि मनिका गांधी केस आया, जैसे कि केशवानंद भारती। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिसमें आर्टिकल 21 को इन डेप्थ इसको डिस्कस किया गया। तो मनिका गांधी केस जो है, मनिका गांधी एक सोशल एक्टिविस्ट। तो उसका जो मनिका गांधी का जो केस सुप्रीम कोर्ट में था रिगार्डिंग आर्टिकल 21, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राइटर्स को आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया है। बहुत सारे हुकूक जो है आर्टिकल 21 में आते हैं। तो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ जो है, इसमें खाली राइट टू लाइफ मीन्स नॉट ओनली के आपको खाली जीने का हक है, बल्कि इसमें बहुत सारे हुकूक को उजागर किया गया है, जैसे कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, आपको इज्जत के साथ, एक डिग्निटी के साथ, डिग्निफाइड लाइफ
आपको जीने का हक है, आपको एक डिग्निफाइड लाइफ, आपको एक डिग्निटी के साथ, एक इज्जत के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इसी तरह से राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजर्ड्स, आपको एक बुनियादी हक है कि आपको एक ताज़ा तरीन हवा मिले, आपको एक फ्रेश वाटर मिले। दैट इज़ आल्सो ए फंडामेंटल राइट। इसी तरह से राइट टू लिवलीहुड, राइट टू लिवलीहुड इज़ अ फंडामेंटल राइट, यानी आपको जो ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको कमाने का जो ज़रिया है, लिवलीहुड है, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। दैट इज़ राइट टू लाइफ में ये चीज़ें आती है। इसी तरह से राइट टू प्राइवेसी, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में आता है। इसी तरह से राइट टू शेल्टर, घर घर बनाने का हक, आपको राइट टू शेल्टर आर्टिकल 21। योर राइट टू टू गिव योर सेल्फ अ शेल्टर, टू मेक सम अरेंजमेंट फॉर योर सेल्फ। इसी तरह से राइट टू हेल्थ, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, सेहत का। राइट टू फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन जो है ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 21 में आपको है। फ्री एजुकेशन, आपको फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स आपको देना है फ्री एजुकेशन, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसी तरह से राइट टू लीगल एड, फ्री लीगल एड, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 26 राइट्स। इसी तरह से राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंड कपिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, right to hearing, right to information, right to reputation. So there are so many fundamental rights that have been incorporated by the Supreme Court in the Monica Gandhi's case. और मोनिका गांधी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राइट्स को कन्फर किया है एज फंडामेंटल राइट्स। तो ये आर्टिकल 21 गारंटी करता है इतने सारे फंडामेंटल राइट्स। और इस तरह से आर्टिकल 21 में, यहाँ 21A में यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके इंफॉर्मेशन के लिए डिस्कस करूँगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A को 2002 में 86th अमेंडमेंट की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में तरमीम की गई। तो इस तरमीम से आर्टिकल 21A को लाया गया। आर्टिकल 21A कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चे जितने भी हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। दिस इज़ द फंडामेंटल राइट, ये उनका बुनियादी हक है। तो ये हक जो है उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये आर्टिकल 21A में डाल दिया गया। तो इसको 86th अमेंडमेंट, 86th तरमीम के ज़रिए जो 2002 में लाई गई, इसके ज़रिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। और इसी तरह से मैं यहाँ पे लिटिल बिट आपको बता दूंगा कि आर्टिकल 23 और 24, तो क्या कहता है आर्टिकल 23 और 24। देखिए आर्टिकल 23 और 24 डील करता है, ये थर्ड फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ आ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एंड यू हैव अ राइट दैट यू विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड इन एनी मैनर। तो इसमें जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन of traffic in human beings and forced labor, यानी
इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 23 जो है ये प्रोहिबिट करता है, ये मना करता है ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ आप इंसानों को नहीं बेच सकते हो, यू कैन नॉट सेल द ह्यूमन बींग्स, यू कैन नॉट, इसमें फोर्स्ड लेबर भी आता है जिसको हम बेगार भी कहते थे, यानी बेगार इज ब्रोनेवा, वो बेगार जो फोर्स्ड लेबर था उसको भी प्रोहिबिट किया गया. सो यू हैव अ फंडामेंटल राइट नाउ अगेंस्ट दीज थिंग्स दैट द पर्सन कैन नॉट बी सोल्ड आउट. जैसे कि स्लेवरी होता था, एक बंदे को भेजा जाता था दूसरे को, तो अब वो सिस्टम जो है आर्टिकल 23 से उस सिस्टम पे रोक लगा है. सो यू हैव अ फंडामेंटल राइट दैट nobody can sold you, nobody can make you a slavery, nobody can make your forced labor. आपको forced labor यानी आपको ज़बरदस्ती किसी बेगार के लिए नहीं लिया जा सकता है. इसी तरह से आर्टिकल 24 कहता है prohibition in employment of children. इन फैक्ट्रीज, यानी ये आर्टिकल कहता है कि आप 14 साल के बच्चे, 14 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको आप फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए नहीं लगा सकते हैं. तो 14 आर्टिकल 24 इट प्रोहिबिट्स, ये रोकता है किसी भी बंदे को दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय एनी चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर. 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको आप किसी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं. So this is article 23 and 24, that is right against exploitation. इसी तरह से आर्टिकल 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक जो जिनको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आपको अपना मज़हब पालने का बहुत ही अधिकार दिया गया है. यू हैव एवरी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आपको मर्ज़ी है स्टेट इज़, इसमें एक चीज़ है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई मज़हब नहीं है, तो मज़हब आपका है. आपको जो मर्ज़ी है, जिसको जो मर्ज़ी है वो मज़हब इख्तियार कर सकता है. तो देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन. कोई इस्लाम रख सकता है तो इस्लाम रखेगा, कोई हिंदुइज़्म रख सकता है तो हिंदुइज़्म रखेगा, कोई क्रिश्चियनिटी. सो द स्टेट गिव्स द इक्वल राइट फॉर एवरी रिलीजन. तो स्टेट इज़ नॉट हैविंग द रिलीजन ऑफ इट्स ओन. तो इसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन ये भी दिया गया है. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप मस्जिद बना सकते हो, आप मंदिर बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, तो ये आपको अधिकार दिया गया है. इसी तरह से फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. तो ये 4 फंडामेंटल राइट्स हैं दैट कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28. इसी तरह से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपका 5th फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एजुकेशनल राइट, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 29 to 30. आर्टिकल 19 से 30 तक. तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को मद्देनज़र रखा गया है. दैट यू हैव एवरी राइट टू प्रोटेक्ट योर कल्चर एंड टू प्रोटेक्ट योर एवरी एजुकेशनल, यू हैव एजुकेशनल राइट. आप माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल राइट दिया गया है कि उनकी जो एजुकेशनल जो जितने भी जिस आर्टिकल 29 इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग ए डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट उनका कल्चर, उनका स्क्रिप्ट, उनकी लैंग्वेज जो उनकी अपनी होगी, दैट शैल हैव द राइट ऑफ कंजर्वेंस द सेम. तो वो अपना वो कल्चर, वो अपना वो ट्रेडिशन, वो अपना जितना भी स्क्रिप्ट होगा वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो ये माइनॉरिटीज़ का ये राइट्स जो है ये माइनॉरिटीज़ के लिए हैं ताकि उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो राइट्स हैं दैट मे बी प्रोटेक्टेड. इसी तरह से आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर ओन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 6th फंडामेंटल राइट जो है दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. तो ये आर्टिकल 32
जिसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये फंडामेंटल राइट्स में एक तो प्रोटेक्शन दी गई है, तो दूसरा ये बात है कि इस फंडामेंटल राइट में एक साइड से आपको राइट दिया गया है, तो दूसरे साइड में आपको ये भी कहा गया है कि आपको प्रोटेक्शन भी दी गई है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया होगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे आप रिट कर सकते हैं स्टेट के खिलाफ अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ होगा। तो मैंने पहले भी कहा, यू कैन चेक माई प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, उसमें मैंने रिट्स के बारे में बता दिया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। मैं यहाँ पे जनरली आपको बता दूंगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। वन इज कॉल्ड एज हैबेस कॉर्पस, second is called as mandamus, third is called as certiorari, fourth is called as prohibition, fifth is called as quo warranto. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स है। आप कोई भी रिट, इसमें अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया हो, आप इनमें से कोई भी रिट आप कर सकते हो, आपको प्रोटेक्शन दी गई है। फंडामेंटल राइट्स में ही आपको प्रोटेक्शन दी गई है। आप किसी भी को सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के अंडर जा सकते हैं अपने इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेमोक्रेटिक राइट्स एंड वी हैव along with this we have completed the political science portion also. तो नाउ रिमेनिंग आपके 2 चैप्टर्स सिलेबस में रहते हैं, वन फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड वन फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड इंशाल्लाह वेरी सून वी आर गोइंग टू कंप्लीट देम. हैव ए नाइस डे अहेड. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.